होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो से यार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीबीएसई क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इसकी जनरल एंट्रीज होती हैं विद लॉजिक। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपके लाइक्ड वीडियोज़ में सेव हो जाए और सेव होने की वजह से एग्जाम टाइम पे आप इसे दोबारा से देख सको और अपने डाउट्स क्लियर कर सको। ठीक है, तो लाइक करने का बेसिक सा रीज़न ही होता है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, पूरा सीबीएसई का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू। तो सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 इशू डिबेंचर्स। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि अ डिबेंचर क्या होता है। देखो यार, अगर बुकिस्ट लैंग्वेज में जाऊँ, मैं सिंपल से बुक लैंग्वेज में बताता हूँ कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आइदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेज इट। मतलब क्या है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में सपोज करो कि आपको किसी से चाहिए 1,000 रुपये, या हाँ आपको चाहिए किसी से सपोज करो 5,000 रुपये, आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप क्या करते थे, आप उसको अपने घर के पेपर गिरवी रख देते थे। तो पेपर गिरवी रख देते थे तो वो एक प्रूफ हो जाता था कि आप पैसे दोगे और पैसे देने के बाद यहाँ से अपने पेपर वापस ले लोगे। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि कंपनी को पैसे लेने तो कंपनी अपने पेपर गिरवी रखते। तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। कंपनी डिबेंचर इशू करती है किसको, आपको। आपको कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपने सपोज करो 5,000 रुपये या 5 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब 5 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि ना आपके पास कोई पेपर है ना कंपनी के पास, मतलब कंपनी को तो पैसे देने हैं, तो कंपनी तो कभी भी मुकर सकती है। तो कंपनी ने आपको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया जिसको कंपनी ने बोला वो है डिबेंचर। मतलब क्या है कि आप इसके अगेंस्ट में कंपनी से अपना पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका बेसिक मतलब समझ आया होगा। तो अब इसको बुकिश लैंग्वेज में हमें, क्योंकि पेपर में अगर थ्योरी आ गई तो बुक में लिखना पड़ेगा, बुकिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं। तो यार देखो, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आइदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेज इट। मतलब या तो डेट को क्रिएट करेगा या फिर मानेगा कि ये डेट है। इन कॉर्पोरेट फाइनेंस में द टर्म इज यूज्ड फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज। कौन यूज़ करता है इसे, लार्ज कंपनीज यूज़ करती हैं। यहाँ पर बोल रखा है ना, लार्ज कंपनीज यूज़ करती हैं, यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज। ठीक है, टू बोरो मनी, क्या करने के लिए, मनी को बोरो करने के लिए, यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है। उसके बाद क्या है कि इन सम कंट्रीज द टर्म इज यूज इंटरचेंजेबली। मतलब क्या है, एक की जगह दूसरी इस टर्म को यूज़ किया जाता है विद बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, देखो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर भी आपको पैसा देना होता है कंपनी को, जिसके अगेंस्ट में आपको एक बॉन्ड मिलता है, और वह टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उस बॉन्ड के अगेंस्ट में आपको फिर से आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। तो इसको बॉन्ड की तरह भी यूज़ किया जाता है। एविडेंसिंग द फैक्ट दैट द कंपनी इज लायबल टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट विद इंटरेस्ट। यहाँ पर बोल रखा है ना, विद इंटरेस्ट। ओके, एंड ऑल्दो द मनी रेज्ड बाय द डिबेंचर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, इट डज नॉट बिकम शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल नहीं बनता। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल का मतलब है कि अनसिक्योर्ड चीज़। अनसिक्योर्ड चीज़ जो है वो है शेयर कैपिटल। तो अगर तुम डिवेंचर ले रहे हो तो वो तो तुम वो पर्चा दिखा करके अपना पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर ये थोड़ी है कि मैं शेयर सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कंपनी को और मेरे को कंपनी पैसा दे देगी। पहले इन लोगों को पैसा मिलेगा, उसके बाद कंपनी आपको पैसा देगी। तो उसके लिए आपके डेट जो है वो सिक्योर्ड है वो। बट जो शेयर है मार्केट में कंपनी के, वो अनसिक्योर्ड माने जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हो, यहाँ पर नोट में दे रखा है कि डिबेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलेट्रल इन केस ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में कोई फिजिकल एसेट्स या कोलेट्रल दी जाती है, लेकिन डिबेंचर में ये चीज़ नहीं होती। बॉन्ड इंटरेस्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक ठीक है, डिबेंचर्स आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय अ डिबेंचर होल्डर। मतलब जैसे शेयर हमारे फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वैसे ही डिबेंचर भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब अगर आज मैं चाहूँ मेरे शेयर बेचना तो मैं बेच सकता हूँ, आज मैं चाहूँ मेरे डिबेंचर बेचना तो भी मैं बेच सकता हूँ। उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट्स टू वोट इन द कंपनी जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली देखो यार, उनका पैसा तो सिक्योर है, तो कोई भी डिसीजन लेगी कंपनी तो उनके तो हित में ही जाने वाला है, तो इनको राइट नहीं दिया जाता। डिबेंचर होल्डर्स को कोई राइट नहीं दिया जाता कि कंपनी के उसमें बोले, जो भी शेयर होल्डर मीटिंग होती है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं उसमें, क्योंकि इन लोगों का पैसा भी ज़्यादा लगा होता है, ये रिस्की भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्की है तो इसमें इन लोगों को राइट दिया जाता है बोलने का कंपनी के अंदर। अब लेट सपोज करो कि आपने पैसा डाला 1,000 रुपये, ठीक है, इन्होंने भी पैसा डाला 10,000 रुपये, आपने भी 10,000 रुपये डाला, इन्होंने भी 10,000 रुपये डाला है। तो आपने जो 10,000 रुपये डाला है, इसको मैं आपको क्लियरली सब शो करता हूँ। देखो, ये आपने यहाँ पर जो पैसा डाला है वो है 10,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन आपका पैसा है शेयर में। वहीं पर ही आपके फ्रेंड ने भी सेम पैसा ही डाला है, वो डाला है डिवेंचर में। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करो कि कंपनी को एक डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या है कि आप कंपनी को 1,00,000 रुपये किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है, जिसमें अगर रिटर्न आया तो वो 10,000 रुपये का आएगा, अगर रिटर्न नहीं आया तो ये जो 1,00,000 रुपये ये भी लॉस्ट हो जाएंगे। अब यार देखो, अब यहाँ पर कंपनी ने जो आपके फ्रेंड से पैसा लिया 10,000 रुपये, इसके लिए तो कंपनी को पे करना ही करना है। मतलब क्या है कि कंपनी की ऑब्लिगेशन है
कि कंपनी को पे करना ही करना है। तो इसमें तो ये जो आपका फ्रेंड है ये तो बोलेगा कि डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका फ्रेंड जो है ये बोलेगा डाल दो कंपनी का जो 1 लाख रुपये, क्योंकि उसे पता है कि मेरा तो पैसा वापस आ जाएगा, तो मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये आपका फ्रेंड है इसने भी तो 10,000 रुपये लगाए हैं। अब इसने 10,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन इसको कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि इसका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है कि हम इसकी राय क्यों लें, आप हमारी राय लो, क्योंकि हमारा पैसा रिस्की है। इसीलिए यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बोल रखी है कि जो राइट टू वोट है डिवेंचर होल्डर को नहीं दिया जाता वो, लेकिन शेयर होल्डर को दिया जाता है। यहाँ पर ये चीज बोल रखी है, डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट इन द कंपनी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, द इंटरेस्ट पेड टू देम इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। ये है हमारा मेन फोकस कि कितने तरीके के डिवेंचर होते हैं। देखो यार, डिवेंचर होते हैं बेसिकली कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गए या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं? देखो यार, पहले तो देखो कन्वर्टेबल के बेस पे देखो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या है कि आज मैंने सपोज करो एक डिवेंचर खरीदा है, वो 10 साल बाद जाके मैच्योर होगा। अब 10 साल बाद की मैच्योरिटी में मैं चाहूँ तो उसको इक्विटी शेयर खरीद लूँ, उसका इक्विटी शेयर खरीद लूँ, उसको कन्वर्ट कर लूँ उसको इक्विटी में, और चाहूँ तो उसको रिडीम करा लूँ। ठीक है, चाहूँ तो उसको रिडीम करा लूँ, तो मैं इन दोनों ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ये होता है मेरा कन्वर्टेबल। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं कि मान लो कि मैंने आज वेंचर में इन्वेस्ट करा, 20 साल बाद वो डिवेंचर मेच्योर होंगे। अब 20 साल बाद मेरे को या तो उसके बदले में कैश मिलेगा, या तो उसके बदले में मैं कैश ले लूँ, या तो मैं उसके बदले में शेयर ले लूँ। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मैंने एक साइन करा था बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि 20 साल ये एक डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल है। तो नॉन कन्वर्टेबल होने की वजह से इसको मेरे को कैश ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली कन्वर्टेबल होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डिवेंचर्स। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम में समझाना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि देखो एक डिवेंचर है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। डिवेंचर कन्वर्ट, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट डोंट वरी। एक होता है डिवेंचर, उसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ और नॉन कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिसको मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट इसको मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये मतलब होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो देखो कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशुइंग कंपनी। इशुइंग कंपनी कौन सी होती है? जिस भी कंपनी का हमने डिवेंचर लिया है उसी कंपनी के हमें इक्विटी शेयर मिल जाएंगे आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जितना भी हमारा डिवेंचर का पीरियड होगा उस टाइम के बाद। दोज मे बी पार्शियली कन्वर्टेबल। मतलब क्या है कि 10,000 डिवेंचर्स का मैं मालिक हूँ, 40% मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे और 60% नहीं होंगे। 60% अगर मेरे नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है कि 4,000 मेरे को इक्विटी, 4,000 डिवेंचर्स के बदले में उस टाइम का जो भी रेट चल रहा होगा उतने में मेरे को मिल जाएगा, और 6,000 रुपये के बदले में मैं अपने कैश ले लूँगा। 4,000 के बदले में मैं शेयर्स ले लूँगा। अब ये नहीं है कि 4,000 डिवेंचर से तो मेरे को 4,000 के शेयर्स मिलेंगे। मान लो कि एक डिवेंचर की कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो वो कितने हो गए? 4 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट, वहीं पर ही शेयर का प्राइस 200 रुपये है। शेयर का प्राइस जो है वो है 200 रुपये का। अब एक बात बताओ, 200 रुपये का शेयर का प्राइस और 100 रुपये का डिवेंचर का प्राइस, तो ऑब्वियसली अगर आपकी 4 लाख रुपये के डिवेंचर में पैसे रिडीम हो रहे हैं तो उसको आप 200 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आएगा वो आएगा 2,000 शेयर्स। तो वो आपको 2,000 शेयर्स ही मिलेंगे उसके। ठीक है, तो ये होते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। A part of these instruments, a part of these instruments are converted into equity shares in the future at a notice of the issuer. The issuer decided to retain decided the ratio of conversion. जो आपकी कंपनी होगी ना जिसके आपने शेयर खरीदे हैं या डिवेंचर खरीदे हैं, वही डिसाइड करेगी इसका जो भी कन्वर्जन रेशियो होगा। दिस इज नॉर्मली डिसाइडेड एट अ टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जब आप मतलब डिवेंचर खरीद रहे हो तभी आपका डिसाइड हो जाता है ये चीज़। उसके बाद आता है नेक्स्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर द फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट द इशुअर्स नोटिस। द रेशियो ऑफ कन्वर्जन इज डिसाइडेड बाय द इशुअर अपॉन अ कन्वर्जन ऑफ द इन्वेस्टर्स enjoy the same status as ordinary shareholders of the company। मतलब इन्वेस्टर को भी सेम शेयर मिलता है जो शेयर होल्डर को मिलता है। मतलब उसके बाद जब उसके शेयर जो डिवेंचर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवेंचर जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब उसको भी वोटिंग राइट मिलेगा, वो भी डिविडेंड लेगा, तो वो भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये सब राइट उसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर्स कैसे होगा? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। मतलब क्या है, कंपनी ने कोई मशीन है, कंपनी की कोई मशीन है, कंपनी ने उस मशीन के अगेंस्ट में कोई डिवेंचर लिए हैं। मतलब किसी से डिवेंचर इशू करा, लेट सपोज कि डिवेंचर है एक, वो आपको इशू करा, आप उसके डिवेंचर होल्डर हो। अब आपको कंपनी ने ये बोला कि देखो यार डिवेंचर हम आपको दे रहे हैं, इफ़ इन केस हम पैसा नहीं दे पाए तो ये मशीन है एक, और वो मशीन सिर्फ आपके लिए है कि अगर कंपनी ने पैसा दे दिया तो ठीक है, अगर तो आप कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो ये मशीन जो है ना इसको बेच देना, सोल्ड आउट कर देना और आप अपना पैसा ले जाना।
तो ये चीज़ होती है सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द इंश्योरर इशुअर कंपनी। सो इफ द इशुअर फेल्स टू द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, हिज एसेट्स कैन बी सोल्ड टू रीपे द लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब सेम चीज़ जो भी मैंने बताई। और अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? देखो यार, डिबेंचर है, आपके पास एक नोट है, अब आपसे आगे लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मान लो कि 100 लोगों को, 1000 लोगों को डिबेंचर इशू करा था, 1000 में से आपका जो नंबर है वो है 999 900 999 999 से पहले 998 पे कंपनी ने सारे डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी और कंपनी गई लिक्विडेशन में, मतलब कंपनी हो गई बंद। उससे पहले इसने इन सबको पेमेंट कर दी, कंपनी के पास कैश सारा खत्म हो गया। तो इसके बाद आप कंपनी को इस बात के लिए नहीं बोल सकते कि कंपनी आपको पे करेगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है और आप कोई सिक्योर डिबेंचर होल्डर नहीं हो कंपनी के, तो आपको किसी तरीके की मशीन बेच के कोई पैसा दिया जाए। तो ये होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर अनसिक्योर्ड इन द सेंस दैट इफ द इशुअर्स डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, द इन्वेस्टर इज ट्रीटेड लाइक अलोंग अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो मतलब आप 999 आप और 10,000 का एक और, मतलब आप दोनों को पैसा नहीं मिला तो आपको, आपके पास उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो ये होता है इसका। अब देखो यार, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो तरीके के होते हैं। वो दो तरीके के कौन से होते हैं? एक होते हैं रिडीमेबल, जिसको आप रिडीम कर सको, एक होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल रिडीमेबल कौन से होते हैं? वो जो एक टर्म के बाद रिडीम हो जाते हैं, और ये मैक्सिमम टर्म 20 साल की होती है। और ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते, कंपनी जब तक चलती है तब तक डिबेंचर होल्डर्स भी वहाँ पर चलते हैं। हालांकि ये बेच सकते हैं उसे, अगर कंपनी इन्हें बेचने के लिए अलाउ करती है तो ये बेच सकते हैं। ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो कभी रिडीम नहीं होते। तो इसको भी एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं। देखो यार, redeemable debentures. Redeemable debentures are those which are redeemed at or paid off after the termination of the fixed term. यहाँ पर देखो, फिक्स्ड टर्म पे फोकस करो। फिक्स टर्म के बाद ये रिडीम हो जाते हैं। द अमाउंट पेड ऑफ इंक्लूड्स द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द करंट ईयर इंटरेस्ट। इस साल का भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट एंड करंट ईयर इंटरेस्ट। ओके, द कंपनी ऑलवेज हैज एन ऑप्शन टू of either to redeem a specific number of debentures each year or redeem all the debentures at a specified date। मतलब क्या है कि कंपनी, लेट सपोज कि एक कंपनी है जिसने आपको 1000 डिवेंचर्स या 10,000 डिवेंचर्स इशू करे, ठीक है। अब कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपये के हिसाब से इशू करे हैं और ये पार पे हैं, और आपको रिडीम भी 100 रुपये के हिसाब से करेंगे। ये बेसिकली अभी के जो टर्म्स है ना, पार और प्रीमियम, ये सब आगे की जनरल एंट्रीज में सीखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि पार का मतलब होता है कि जितने पे आपने कंपनी को पैसा दिया था उतने ही रेट पे कंपनी आपको वापस पैसा देगी, बट हाँ इसमें इंटरेस्ट देगी, लाइक 9%, 10%, 12%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या हुआ कि 10,000 डिवेंचर 100 रुपये पे आपको रिडीम करने हैं। अब कंपनी ने बोला कि 10 साल बाद अगर आपके डिवेंचर्स रिडीम होने हैं तो कंपनी हर साल 1000 डिवेंचर को रिडीम करती है। मतलब क्या है कि कंपनी 1000 इंटू 100, 1 लाख, 1 लाख डिवेंचर हर साल रिडीम करेगी। मतलब एक 10वें साल में भी कंपनी के ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। डायरेक्ट 10 लाख पे करने की जगह पर कंपनी हर साल 1-1 लाख पे करेगी। तो ये इसे कहते हैं टाइम बाउंड पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। तो वही चीज़ है जो अभी हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो, फिक्स्ड टर्म और करंट ईयर इंटरेस्ट। द कंपनी ऑलवेज हैज एन ऑप्शन ऑफ आइदर टू रिडीम अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिवेंचर्स ईच ईयर और रिडीम फुल, जो कि अभी समझाया। और दूसरा होता है इररिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर्स। अब देखो यार, इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स विच डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड डेट ऑफ रिडम्पशन। इसका कोई फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन है ही नहीं, वो चलते चलते जाते हैं। दे हैव रिडीम्ड आइदर इन अ इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, या तो वो जब कंपनी खत्म हो जाती है तब वो रिडीम हो जाते हैं, कि वाइंडिंग अप पे रिडीम होते हैं, या फिर वो तो है एट वेरी रिमोट पीरियड ऑफ टाइम। और इररिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर होल्डर्स कैन नेवर फोर्स द कंपनी टू रिडीम देयर डिवेंचर्स। मतलब क्या है कि कंपनी जब डिवेंचर्स इशू करती है, इशू के टाइम पर ही कंपनी बोल देती है कि आपके जो डिवेंचर्स है वो इररिडीमेबल है, मतलब आपके डिवेंचर्स रिडीम नहीं होंगे, और कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। ओके, ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अभी हमने बॉन्ड पढ़ा ना, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी जो है पैसा लेती है, मनी बोरो करती है आपसे, और उसके बाद उस पर एक सर्टेन पीरियड से इंटरेस्ट देती है। तो बॉन्ड एंड डिवेंचर्स आर सेम बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड टेक्सचर, ठीक है। इन अर्लियर डेज बॉन्ड हैज़ बीन इशूड बाय गवर्नमेंट। बॉन्ड तो सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी पहले के टाइम पे, अब तो खैर बहुत सारी कंपनीज भी करती हैं, बट दीज डेज बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सारे इशू करते हैं, इसको हाईलाइट कर लो चाहे तुम बॉन्ड, क्योंकि ये सिर्फ यहीं की नॉलेज नहीं है, ये आगे भी काम आएगा। तो ये कोई भी इशू कर सकता है। उसके बाद ये कितने तरीके के होते हैं अब ये देखो। यार देखो, इसमें पहले होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड कौन से होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब क्या है, समझो कि आप गए मार्केट में गए, आपने बोला आप गोल्ड लेने गए, सपोज करो आप गोल्ड के परचेजर हो, आपने गोल्ड लेना है और आज का जो रेट चल रहा है वो 50,000 रुपये चल रहा है। अब इस गोल्ड को गोल्ड मत समझो, इसको बॉन्ड समझो, ये एक बॉन्ड है। अब ये 50,000 रुपये में जो भी आप जैसे भी गोल्ड लेने गए उसने आपको बोला कि चलो ठीक है, आज हम 45,000 के रेट पे आपको ये गोल्ड देते हैं, ये बॉन्ड देते हैं, 45,000 के रेट पे देते हैं। और 2 महीने बाद, 2 महीने बाद आना, 2 महीने बाद हम आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकंड से तो मैं ज़रा इसको शिफ्ट कर लूँ।
तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 मंथ के बाद आपने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद आता हूँ तो मेरे को रेट क्या मिलेगा। तो यार ये देखो, ये गोल्ड जो था ये तुम्हें मिला था 45,000 के रेट में। अब तुम्हें पता है कि 2 महीने बाद का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 हो सकता है, लेकिन कंपनी ने बोला कि आप 50,000 रुपये ले जाना हमसे इन एक्सचेंज ऑफ सेम गोल्ड। तो बस यही चीज़ होती है कि आज का रेट कितना है, आज का रेट है 50,000, लेकिन मार्केट गिर रही है। तो ऐसे समझो कि सिंपल टर्म्स में कि आप बॉन्ड लेने गए मार्केट में, जिस बॉन्ड की अगर आज कीमत 1 लाख रुपये है, ठीक है, कंपनी ने आपको बोला 70,000 में ले जाओ, भरो, जितना खरीद सकते हो खरीदो, 70,000 रुपये में ले जाओ। और 2 साल बाद ये बॉन्ड को मैच्योर करेंगे हम, ये बॉन्ड को मैच्योर करेंगे, तब आना, हम आपको सेम बॉन्ड के बदले में 1 लाख रुपये दे देंगे। तो आपने बोला 30,000 रुपये कमा रहा हूँ मैं, कितने साल में, 2 साल में, कितने की इन्वेस्टमेंट में, 70,000 की इन्वेस्टमेंट में। 70,000 की इन्वेस्टमेंट में अगर मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, दैट इज ऑलमोस्ट 40 to 50%, 40 से 50% के आसपास हो गया ये मेरा। तो आपने बोला ठीक है, और आपने कंपनी से बॉन्ड खरीद लिया। तो ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसकी एक बारी थ्योरी रीड कर लेते हैं जिससे कि ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो रीड करते हैं थ्योरी इसकी। zero coupon bond are issued at discount and redeemed at par. No interest payment is made on such a bond at a periodical interval before its maturity, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने भी अभी आपको एग्जांपल दिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसमें सीधा बोला था कि आज आप लेके जाओ 70,000 रुपये में और कल आप लेके जाना 1 लाख रुपये। आज आप 70,000 रुपये दो और बॉन्ड ले जाओ, कल आना और 1 लाख रुपये लेके जाना बॉन्ड के बदले में। तो ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब मीनिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो यार, अ चार्ज डजंट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये देखो यहाँ डिवेंचर में हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि चार्ज, ये क्या होता है। अब देखो इसी चीज़ को समझो। देखो यार, आपने बोला कि आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो विलेज एरिया होता है, विलेज होता है, उसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो गिरवी रख देते हैं, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी को एक किसी भी साहूकार को, साहूकार आई थिंक सो, साहूकार को, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसी शायद इसी को ही गिरवी रख देते हैं। तो गिरवी जो रख देते हैं साहूकार को, तो उसके बदले में वो उसे पैसे लेते हैं। लाइक सपोज 10 लाख रुपये किसी ने अपनी ज़मीन के बदले में लिया, ओके सॉरी 10 लाख रुपये लिए। अब 10 लाख रुपये ले लिए उसने अपनी ज़मीन के पेपर जो है वहाँ पर गिरवी रख दिए। अब इसका मतलब क्या है कि ये साहूकार ओनर हो गया इस प्रॉपर्टी का। इसको और क्लियर वे में समझते हैं, एक और क्लियर वे में समझते हैं। समझो कि ये एक विलेज है, आपको पता है मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है, चलो कोई नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। समझो ये एक विलेज है, क्या बात है, अच्छी बात है। यहाँ पर ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये है रेजिडेंशियल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये है रेजिडेंशियल और ये है कमर्शियल। ये कमर्शियल कंपनीज वाला कमर्शियल नहीं है। अब इसमें छोटे 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 खेत हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, किसी का बड़ा खेत है, तो ऐसे छोटे 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 बड़े बड़े खेत हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर घर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे घर बने हैं, किसी का बहुत बड़ा भी घर है तो किसी के छोटे छोटे भी घर हैं। तो हुआ क्या कि ये आपका घर है, लेट्स सपोज कि ये आपका घर है, ये किसी एक पर्सन मिस्टर ए का घर है। अब इसको मनी रिक्वायर्ड है, पैसे की रिक्वायरमेंट है इसको, अपना इसको खेत में, ये इसका खेत है और इधर इसको जो है अपने खेती करनी है, फसल उगानी है, तो इसके लिए इसको चाहिए होंगे 5 लाख रुपये। अब पूरे गाँव में ये सबसे बड़ा घर है और इस बड़े घर से इसने पैसे लिए अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इसने से 5 लाख रुपये लिए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है क्या? अगर तो आपका आंसर है हाँ, तो आई एम सॉरी, आप गलत हो, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, सिर्फ इस पर चार्ज क्रिएट हुआ है इस प्रॉपर्टी पे। जैसे ही ये इसके 5 लाख रुपए वापस कर देगा, वैसे ही उसके प्रॉपर्टी के पेपर वापस आ जाएंगे इसके पास और ये प्रॉपर्टी का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर एक राइट क्रिएट करना, लेकिन ओनरशिप इसमें ट्रांसफर नहीं होती। ओनर अभी भी यही है और पहले भी यही था, यही चीज़ सेम उसमें बोली गई है। 1 मिनट, इसको ज़रा हम इरेज कर देते हैं। ये कर दिया हमने इसको इरेज। अब यही चीज़ यहाँ पर भी बोली गई है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये मीनिंग ऑफ चार्ज, मीनिंग ऑफ चार्ज, अ चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिक्योर्ड प्रॉपर्टी। सिक्योर्ड प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते ये। बट व्हाट इज चार्ज? अ चार्ज इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट एज वेल एज अदर सिक्योरिटीज। रीपेमेंट ऑफ डेट
पैसा को रीपे करना या फिर किसी और सिक्योरिटी को रीपे करना। स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द एसेट इज मॉर्गेज्ड बाय द कंपनी टू मीट द ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट डीड इज नोन एज अ चार्ज। चार्ज में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग और फिक्स्ड चार्ज क्या होते हैं? देखो यार, फिक्स्ड चार्ज मतलब कि वो चीज़ बेचोगे नहीं तब तक तुम नहीं बेचोगे इस चीज़ को जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मतलब जिस भी चीज़ के लिए उस चीज़ पे चार्ज क्रिएट हुआ है उसका पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो चीज़ बेचोगे नहीं। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। मतलब क्या है कि इन्वेंट्री की 5 लाख की इन्वेंट्री पे चार्ज क्रिएट कर लो कि अगर आज मैं आपको पैसे ना दूँ तो आप मेरी 5 लाख की इन्वेंट्री ले जाना। लेकिन वो 5 लाख की कौन सी इन्वेंट्री है? मतलब अगर मैं आज कोई चीज़ खरीदता हूँ तो क्या मैं उस पर्सन के लिए 5 लाख की इन्वेंट्री सेव करके रखूंगा या फिर उस पर्सन को बाद में, मतलब कोई भी जब उस टाइम मेरे पास 5 लाख की इन्वेंट्री होगी उसमें से पर्सन ले जा सकता है। तो जो दूसरे वाला ऑप्शन है वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। बिफोर ऑफरिंग द डिबेंचर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन अ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द ट्रस्ट डीड शुड बी क्रिएटेड बाय कंपनी which is known as a debenture trust deed, which is known as a debenture trust deed. The main purpose of appointment of trustee is to protect the interest of debenture holders. ठीक है, debenture holder के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टी आते हैं, तो वो होते हैं debenture trust deed. इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखो यार, इशू ऑफ डिबेंचर में या तो हम कैश ले लेंगे या फिर कंसीडरेशन ले लेंगे अदर देन कैश या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो मान लो कैश का तो सिंपल सा एग्जांपल है कि कैश तो सभी को समझ आ गया होगा कि कैश दो, डिबेंचर लो, बात खत्म। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मान लो कि मुझे इस टाइम चाहिए फर्नीचर बट आई डोंट हैव कैश, मेरे पास कैश नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फर्नीचर ओनर को बोलूँगा एक काम कर, ये ओनर है तो तू फर्नीचर मेरे को दे दे आज और मेरे से है ना डिबेंचर ले ले मेरी कंपनी के, मेरे से मेरे कंपनी के डिबेंचर ले ले और इसमें मैं तेरे को इंटरेस्ट भी देता रहूँगा और मेच्योरिटी के टाइम पे इंटरेस्ट और पेमेंट दोनों हो जाएंगे तेरी। तो इसमें उसका बेनिफिट है। तो ये हो जाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो यार, बैंक से लोन लेने हम सभी गए हैं, ठीक है, बैंक में हमने सभी ने कुछ ना कुछ, लेट सपोज कि बैंक के लोन की प्रोसेस तो हम सभी को ही पता है कि हम कोई भी एसेट रखते हैं और हमें बैंक लोन दे देता है। अब बैंक जो लोन देता है, बैंक बोलता है कि नहीं हमें इस एसेट पे भरोसा नहीं है, हो सकता है इसकी कल को मार्केट वैल्यू गिर जाए, आप कुछ और भी रखो। अब कंपनी क्या करेगी, बोलेगी डिबेंचर रख लो मेरे, अगर इसकी मार्केट वैल्यू गिरी तो डिबेंचर तुम्हारे पास है, मेरे से मांगना पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो होता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी ने कुछ और एसेट रख लिया। आपको होता है टर्म्स ऑफ इशू, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार और इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। देखो यार, डिबेंचर जो होते हैं वो पार पे इशू होते हैं और प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि डिबेंचर कैन बी इशूड इन 2 वेज। अब पार पे कैसे इशू होता है, पहले पार का मतलब समझो। बहुत से लोगों को पता होगा, आई नो, लेकिन एक बार और क्लियर करो। तुम 100 रुपये की चीज़ लेने गए, कभी किसी के घर पे जब शादी होती है तुम लोगों ने देखा है कि 10 रुपये के जो नए नोट होते हैं वो 100 नोटों का बंडल कितने हो गए, 1400 रुपये का, 1500 रुपये का मार्केट में बिकता है, 14 से 1500 रुपये का मार्केट में बिकता है, लेकिन उसमें जो नोट की वैल्यू है वो तो 1000 रुपये ही है। तो ये 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों, 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं वो लोग? ये बताओ सबसे पहले मेरे को। ये 400 रुपये से 500 रुपये तक एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? इसका सिंपल सा मतलब है कि डिमांड है उस नोट की इस टाइम मार्केट में और वो नोट की सप्लाई जो है वो कम है। सही है। अब अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, वैसे ही अगर किसी कंपनी के डिबेंचर जो है, अगर लेट सपोज कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, छोटे 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 बड़े छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो इनमें सबको लगता है कि कंपनी के डिबेंचर खरीदने से बेनिफिट है। तो कंपनी क्या करेगी, 100 रुपये का डिबेंचर 200 रुपये भी, 200 रुपये तो खैर 100% तो प्रीमियम नहीं होगा, वैसे तो चलता है, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल को सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं 150 रुपये। कंपनी क्या करेगी, 100 रुपये का डिबेंचर 150 रुपये का बेचेगी। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की सिर्फ 100 रुपये तक की कैपेसिटी होगी तो वो छट जाएंगे। अब छट गए तो यहाँ पर बहुत कम बचे, लेट सपोज कि 4-5 ही बचे, अब 4-5 जो है वो खरीद लेंगे। तो ये होता है प्रीमियम। ठीक है, अब समझो पार क्या होता है। पार तो यार हम सभी को ही पता है कि 100 रुपये की चीज़ है, हमने 100 रुपये दिए और चीज़ ले ली। ठीक है, तो ये होता है पार। ये तो पार तो बहुत आसान था। ओके, अब इसको समझो, पार और प्रीमियम का मतलब समझ में आ गया। पेबल डिबेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अब देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। ये तो यार देखो, शेयर्स जो पड़े होंगे उसमें सब होता है, लेकिन फिर भी 3 तरीके से, मतलब पैसा जो आता है वो इस तरीके से आता है। पहले होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल, फिर होता है सेकंड कॉल, और ऐसे करते करते चलते रहते हैं, और जो लास्ट आता है वो आता है फाइनल कॉल। तो जब पैसा कंपनी पहली बार लेती है तो वो लेती है एप्लीकेशन मनी के साथ। क्या आपने कुछ पैसे कंपनी को भेजा और बोला कि मेरे को ये डिबेंचर चाहिए, तो होता है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद फिर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो फिर कंपनी आपको अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगी, फिर पहले कॉल के लिए, दूसरे कॉल के लिए और फाइनल कॉल के लिए, ऐसे करती है। ठीक है, तो ये होता है कॉल का तरीका। तो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड ऑन अलॉटमेंट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद थर्ड बोलेगा कि सब्सिक्वेंट कॉल्स आर पेड, तो ये सब हम सबको पता ही होता है। अब देखो यार, शेयर और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस है, एक बार पढ़ लेना।
वैसे कुछ खास है नहीं कि शेयर का फॉरफीचर हो सकता है, डिवेंचर्स फॉरफीचर नहीं हो सकता, शेयर में रीपेमेंट अमाउंट ऑफ शेयर नॉट पीपल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इट्स पेड आफ्टर मीटिंग ऑल द अदर ऑब्लिगेशंस। बट इसमें जो है पेमेंट जरूरी होती है। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं होते, ये कन्वर्टेबल होते हैं। शेयर सिक्योर्ड नहीं होते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। वोटिंग राइट्स इनको मिलते हैं, इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है। डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट, इनको डिविडेंड मिलता है, इसको इंटरेस्ट मिलता है। इसको स्टेटस ऑफ होल्डर मिलता है, स्टेटस ऑफ होल्डर स्टेटेड एज ओनर ऑफ द कंपनी, यहाँ पर जो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मिलता है। और डिवेंचर मीन्स लोन और डेट, और यहाँ पर जो इक्विटी फंड हो जाता है। तो एक बार रीड कर लेना, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज पे, तो जर्नल एंट्रीज हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।